Hello students, we are going to be start chapter 2 that is atomic structure। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम सब लोग पहले से ही प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। तो फर्स्ट हमने डॉल्टन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, डॉल्टन जो एटॉमिक मॉडल है, उसके बाद थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तो वन बाय वन हम इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन डिस्कस करते हैं और बोर्स मॉडल की तरफ हम आगे चलेंगे, इसी पर ये चैप्टर बेस्ड है। तो फर्स्ट डॉल्टन ने बताया कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज एन एटम। उन्होंने एटम को एक फंडामेंटल पार्टिकल बताया। स्टार्टिंग उन्होंने वहीं से की। सबसे पहले डॉल्टन थे जिन्होंने एटम के बारे में डिस्कवरी की, लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया। उससे पहले कोई स्टडी हुई नहीं, तो जिसकी वजह से डॉल्टन को जो प्रिंसिपल था काफ़ी टाइम तक लोगों ने इसी को माना, ठीक है ना। तो डॉल्टन ने बताया कि एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। और उन्होंने अपनी थ्योरी में ये भी बोला कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हमेशा डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हमेशा डिफरेंट होंगे। अब देखिए आज के टाइम पर अगर हम देखें, क्या ऐसा है? आइसोबार्स, आपके पास क्या है? आइसोबार्स, डिफरेंट एलिमेंट हैं, मास उनका सेम है। तो उस टाइम की अगर स्टडी करें तो डॉल्टन ने, उनके दिमाग में नहीं आई थी ये चीज़ें, ठीक है ना। अगर सेकंड उन्होंने बताया सेम एलिमेंट के एटम हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। पर आज देखिए हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो उस टाइम पर इतनी डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर फर्स्ट पर्सन वो थे जिन्होंने एटम के बारे में सोचना शुरू किया। जब डॉल्टन की थ्योरी काफ़ी 70 to 80 ईयर्स तक चली। उसके बाद स्ट्राइक कब हुआ? जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ। उन्होंने एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? जे थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। जे थॉमसन ने क्या बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द एटम। उन्होंने अपना जो मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से फेमस है। प्लम पुडिंग, ये सब आपने पढ़ा होगा 8th या 9th क्लास में। इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द एटम। ये आपके एटम हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उन्होंने अपने मॉडल में बताया कि पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट क्रिस्टल, मतलब कहीं भी है, वो कहीं भी है। और ये जो इसका जो नेट नेगेटिव चार्ज है इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज रेस्ट ऑफ द एटम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या, ये एटम क्या है आपका? न्यूट्रल है। उन्होंने ये बताया, ठीक है ना। उनके हिसाब से क्या था कि जो अगर हम इसकी ड्रॉबैक्स को देखें थॉमसन की, तो थॉमसन की ड्रॉबैक्स क्या थी? थॉमसन ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कि वो मूवेबल है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि उस टाइम पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उनके अकॉर्डिंग एटम क्या है? सॉलिड है, ठीक है ना। एटम क्या है? सॉलिड था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये एम्बिडेंट पार्टिकल्स थे, मतलब ये धसे हुए थे एटम में, और इसको बैलेंस कौन कर रहा था? ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। जबकि अगर हम आज के टाइम पर देखें तो एटम क्या है? सॉलिड नहीं है। क्या है एटम? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो उस टाइम पर ये थॉमसन के दिमाग में नहीं आया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने होल एटम इज सॉलिड, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज वेकेंट। जबकि हमारे पास क्या है? आज हम क्या मानते हैं? एटम का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो वैकेंट है, हर जगह एटम नहीं है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। पर उन्होंने एटम के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। डॉल्टन ने केवल एटम को बताया और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, एटम के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, और वो सॉलिड फॉर्म में बताया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ आपका? रदरफोर्ड मॉडल आया, जिन्होंने एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, एल्फा पार्टिकल्स पर एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट आपका आया रदरफोर्ड मॉडल, इसको हम एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट इसके नाम से भी जानते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, एक रेडियम गन ली, जिसमें से रेडियम क्या था, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, इसमें से केवल अल्फा पार्टिकल्स ही निकलते थे, तो इसमें से ये पार्टिकल्स गया जिसको बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। अब बेटा ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अगर हम इसका प्रीवियस में जाएं तो अल्फा क्या है, हीलियम का पार्टिकल। ठीक है ना, हीलियम पर जब 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इट मीन्स अल्फा क्या था, पूरा पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि ये किसका पार्टिकल है, हीलियम का। ठीक है ना, तो ये हीलियम को जब प्लस चार्जेस में होते हैं तो हम उसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा को किससे डिनोट करेंगे, हीलियम या फिर अल्फा पार्टिकल्स। तो जो रेडियम था वो क्या था, रेडियम की गन ली, जिसमें से केवल अल्फा पार्टिकल्स ही निकलते थे। उसके बाद उन्होंने ये गोल्ड फॉइल लिया, एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल ली, इसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक किए, यहाँ पर एक ZnS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, जो क्या हुई, फ्लोरोसेंस, उस पर कुछ शाइनिंग आई। ठीक है ना, शाइनिंग आई तो उनके दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स इसे स्ट्राइक किए और इसमें कोई फ्लोरोसेंस आए, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया। ठीक है ना, अब उनके ऑब्जर्वेशन कुछ पॉइंट्स थे, ऑब्जर्व करने पर उन्होंने ये देखा, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मूव इन मोर, अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ ये आपका एटम है, तो इसमें से जब उन्होंने बॉम्बरमेंट कराया अल्फा पार्टिकल्स का, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन। ठीक, आफ्टर स्ट्राइकिंग गोल्ड फॉइल, नेक्स्ट फ्यू पार्टिकल्स deflected some angles and very few particles deflected in 180 angle। ओके बेटा, जब यहाँ पर उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की, very few particles deflected 180 angle, जिस डायरेक्शन में वो गए थे उसी डायरेक्शन में वो वापस आ गए। इट मीन्स यहाँ पूरे एटम में वो चीज ना होकर कहीं एक पर्टिकुलर स्पेस में कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल पार्टिकल है, जिससे केवल वो एक छोटा पार्टिकल है जिस पर उस स्पेस पर जाके ये बैक हो गया। इट मीन्स इसका मास भी आपका हैवी होगा, हैवी होगा जब तो ये बैक हो गई वापस। ठीक है ना, तो इस पार्टिकल को जो पॉजिटिवली चार्ज था, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज क्यों बताया, अब आप ये भी देखिए, क्योंकि पॉजिटिव को ही रिपेल करेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या था, पहले से पॉजिटिव था। अब ये रिपेल क्यों किया, क्योंकि 180 एंगल पर जब ये बैक हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, जो कोई पार्टिकल था, स्मॉल पार्टिकल था, क्योंकि उसने उसको रिपेल कर दिया। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो वो उसको क्या करता, अट्रैक्ट कर लेता। ठीक है ना, तो उसने उसको रिपेल कर दिया, और ये बहुत ही स्मॉल स्पेस में था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको क्या नाम दिया, इस पॉजिटिवली चार्ज उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की स्टडी की। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम में एक स्मॉल पार्टिकल है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस का डिस्कवर का क्रेडिट है वो किसको जाता है, रदरफोर्ड को। ठीक है ना, उससे पहले एटम थॉमसन के दिमाग में भी नहीं आया कि एटम में अंदर न्यूक्लियस भी हो सकता है। डाल्टन ने तो केवल एटम को क्या बताया कि एटम ही है, बस एटम है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल से करके देखा। ठीक, अल्फा पार्टिकल से करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पूरा जो एटम है वो क्या है, वैकेंट है, कहीं सारी जगह पर पार्टिकल्स नहीं है, कुछ स्पेस है जहाँ पर पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसका नाम उसने न्यूक्लियस दिया। ठीक, क्योंकि यहाँ से वेरी फ्यू, अगर मान लो 10,000 पार्टिकल्स आपकी रेज यहाँ से जा रही हैं, और जिसमें से केवल 10,000 में से एक रे आपकी क्या हुई, एक आपका वो डिफ्लेक्ट हो गया। इट मीन्स तो केवल वो अकेली पार्टिकल्स ही उस चार्ज
पर टकराया और जो केवल रिपेल हो गया, बाकी सब तो दाएं बाएं से निकल गए। इसका मतलब एटम का कुछ पार्ट क्या था, वैकेंट था, और केवल कुछ स्पेशल जगह पर ही वो स्मॉल पार्टिकल्स था जिससे एक पार्टिकल टकराकर रिपेल होकर क्या हो गया, वापस आ गया, और जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का चार्ज क्या था, पॉजिटिव। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की स्टडी की, पर अब उनका ड्रॉबैक कहाँ आया, ड्रॉबैक वहाँ आया जब उन्होंने ये बताया मतलब उन्होंने ये क्लासीफाई नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है ना, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन इसके जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर है, तो यहाँ ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, ये मैक्सवेल ने बताया कि फिर तो ये गिर जाना चाहिए और आपका एटम का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो जब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो एटम खत्म, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। उस रदरफोर्ड के टाइम पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, क्योंकि थॉमसन ने कर चुके थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को। तो उन्होंने फिर क्या बताया कि माइनस और प्लस है, इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज है। अब क्या होगा, अपोजिटली चार्ज है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे जाके गिर जाना चाहिए और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये मैक्सवेल ने बताया, तो फिर मैक्सवेल ने तो इसका अपोज किया थोड़ा सा, क्यों किया कि वो ये उनकी बात भी सही थी कि भाई जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसको अट्रैक्ट करेगा और ये न्यूक्लियस की तरफ गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रदरफोर्ड इस चीज़ को बता ही नहीं पाए। तो उनका फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल क्यों है, कैसे रहेगा। मतलब क्या था कि जब मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल का तो आपको रीजन देना ही नहीं है, आपको तो सिंपल ये बताना है ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ओके, सेकेंड उनका जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि जब हम किसी भी लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें कुछ 7 बैंड्स बनते हैं, विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर। वो क्यों बनते हैं, मतलब कुछ कलर्स उसमें दिखाई देते हैं, अगर हम गैस को चेंज कर दें तो फिर कुछ और तरीके के कलर दिखाई देंगे, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए, लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए। उनका ड्रॉबैक क्या था, एक सेकंड ये था, और नेक्स्ट था ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक, तो रदरफोर्ड के फेल होने के 2 रीजन थे, क्या क्या थे बेटा, कि एक तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम था, वो लाइन स्पेक्ट्रम को बैंड को नहीं बता पाए कि क्यों कलर्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, तो जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल भी आपका फेल हो गया। अब उसके बाद आया बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल की स्टडी में इसी को उन्होंने बताया, बोर्स की जो स्टडी थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, जिसकी हम स्टडी आज करेंगे। ओके, बोर्स ने जो अपना मॉडल दिया वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर दिया, हाइड्रोजन पर दिया। मोस्टली उन्होंने जो अपनी स्टडी की थी वो हाइड्रोजन पे की। फर्स्ट उन्होंने बताया एटम हैज ए सेंटर, ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था, ठीक है ना। एटम हैज ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था। ठीक, ये तो दोनों का मैच हो गया। एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इससे वो भी क्या थे, सेटिस्फाइड थे। सेकंड उन्होंने जो अपना पोस्टुलेट्स दिया वो क्या दिया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग only in fixed
सर्कुलर ऑर्बिट एंड फिक्स्ड एनर्जी। उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रिवॉल्विंग ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट एंड फिक्स्ड एनर्जी। एक उसका ऑर्बिट क्या है, फिक्स है, उसी ऑर्बिट में वो रह सकता है और उसकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है ना। वो हर एनर्जी लेवल पर जाके काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उन्होंने सेकंड अपना पोस्टुलेट्स यही दिया। थर्ड पोस्टुलेट्स आपका आया क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये पोस्टुलेट्स उन्होंने जब दिया तो उसके बिहाफ पर एंगुलर मोमेंटम वगैरह की भी बात हुई, ठीक है ना। तो पोस्टुलेट्स जो आपका थर्ड है क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसमें उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल। ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है ना। रिवॉल्व ओनली इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये मान लीजिए ये और भी है एक और, ये हम शेल बनाते हैं, KLMN, ये आपने पढ़ाई होगा, ठीक, KLMN ये सब आप जानते ही हैं। तो उनकी एक सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल। अब मान लीजिए ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका मान लीजिए h/2π। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, मल्टीपल जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, जो सर्कुलर ऑर्बिट का जो पाथ है उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, उसमें उसकी एंगुलर मोमेंटम उन्होंने फिक्स कर दिए। जैसे या तो वो इस एंगुलर मोमेंटम से रिवॉल्व करेगा या 2h/2π या 3h/2π, अगर नेक्स्ट शेल होती है तो 4h/2π। इट मीन्स 2.5 3.5 के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है ना। अगर उसके पास एंगुलर मोमेंटम ये है आपका L, उसको हम L बताते हैं, L किसके बराबर था, h/2π। ये उसने एक वैल्यू फिक्स कर दी कि इस इंटीग्रल मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा चारों तरफ। अगर आपके पास कोई n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेल KLMN या 1। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सेकंड जो आपका ऑर्बिट है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ऑर्बिट में क्या इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, तो आप क्या बता देंगे, n की जगह 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो n = 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, n = 2 के लिए L, और n = 3 इसके लिए M, और n = 4 इसके लिए N। KLMN ये हमारी शेल्स होती है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ ये है n है, ये जो है n इंटीग्रल, तो 1 2 3 4 इसके हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसी इंटीग्रल मल्टीपल प्रोपोर्शन में ही वो ऑर्बिट में रह सकता है। इसके बाद अगर वो 2.5 3.5 में है तो वो वहाँ पर नहीं रहेगा। जबकि रदरफोर्ड ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है, ठीक है ना, कहीं भी रह सकता है थ्रू आउट द एटम। उसने कोई रेडियस फिक्स नहीं की थी, ठीक है ना। तो उसका क्वांटाइजेशन कंडीशन यही आ गई कि वो इस मल्टीपल प्रोपोर्शन में ही सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया L किसके बराबर हो गया, N h/2π। ओके, इसको हम L क्या है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, mvr। m क्या है, मास, v वेलोसिटी, r रेडियस। तो L की जगह अगर हम लगा दें mvr = n h/2π। ओके, तो ये आपका यहाँ से आ गया कि mvr। अगर आप देखिए कि इसको देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन में ये घूमेगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बेटा चेंज होगी। मान लीजिए इसका कोई रेडियस यहाँ से यहाँ पर आपने r ले लिया और ये इस वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक।
अब क्या होगा, ये इसका मास है, अब ये यहाँ पर आया तो उसकी वेलोसिटी फिर चेंज हो गई, ठीक, फिर ये यहाँ आया। तो इस तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिसको सॉल्व करने पर हमारा L इज इक्वल टू mv आ रहा है, ठीक। तो वो किसके हिसाब से हो गया, mv इज इक्वल टू n, n यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक। अब हम नेक्स्ट हम उसके पोस्टुलेट्स की बात करें तो उन्होंने क्या बताया, व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उनके भी दिमाग में ये चीज स्ट्राइक हुई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो न्यूक्लियस इसके हिसाब से गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को उसने किसमें चेंज कर लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स में। जब कोई चीज मोशन करती है, मान लीजिए ये रिवॉल्व कर रही है, जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो वो अपने फोर्स को वो किसमें चेंज कर लेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स में, और वो क्या कर रही है, लगातार रिवॉल्व करता जा रहा है इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया, तो उससे जो सेंट्रीपिटल फोर्स निकल के आया, तो F C इज इक्वल टू mv अपॉन r स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हो गई mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल है। और ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये आप सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को उन्होंने बराबर रख दिया, बराबर रखने पर mv स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू आपके पास आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स था आपका while revolving in a particular orbit an electron neither gain energy nor lose energy, ठीक है ना। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है ये, ओके बेटा, उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो वो एक ही जो जिस शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, K L M, आगे N भी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4, ये आपके N नंबर है ना। अब उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और रिवॉल्व करता है, तो उसमें क्या है कि इसमें ना तो ये एनर्जी को गेन करेगा और ना ही एनर्जी का लॉस करेगा। उन्होंने ये चीज़ अपने 4th या 5th पोस्टुलेट्स में बताई। क्या बताया, ये तो 4th था आपका, 5th पोस्टुलेट्स में क्या बताया, एनर्जी को ना तो वो गेन करेगा और ना ही लॉस करेगा एनर्जी का, ठीक है। तो शेल इज फिक्स, हर जो ये जो शेल दी हुई है, हर शेल की एनर्जी को उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स क्या किया, टोटल एनर्जी उन्होंने क्या कर दी, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये उन्होंने एनर्जी की वैल्यू को फिक्स कर दिया, ठीक। अब n की जगह आप हर शेल की एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी को निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, देखिए n इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं बात करूं, उन्होंने अपना जो स्टडी की थी वो हाइड्रोजन पे की थी। अगर मैं हाइड्रोजन को लेती हूँ तो यहाँ Z कितना हो गया, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम लेती हूँ तो Z यहाँ कितना हो गया, 1, ठीक। अब एनर्जी निकाल लीजिए हर किसी की, अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये क्या हो गया, -13.6 अपॉन n क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए 1 का स्क्वायर कितना आ गया, -13.6 eV। अगर n इज इक्वल टू 2 की बात होती है तो -13.6, Z तो 1 है ही, और n की जगह क्या रख दीजिए, 2, ठीक। n की जगह 2 रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, -13.6 अपॉन 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उन्होंने हर शेल की एनर्जी को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये वाली शेल की एनर्जी कितनी होगी, -13.6 eV, इसकी उन्होंने फिक्स कर दी -3.4 eV। ऐसी 3 की ऐसी 4 की आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है तो वो इस वाली ऑर्बिट में रह सकता है। अगर इससे कम या ज़्यादा हुई और उसमें भी वो इस टाइप की एनर्जी है तो वो यहाँ पे शेल में रहेगा, अदरवाइज वो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को
कितनी एनर्जी दे रही हूँ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शेल। इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नहीं है, एनर्जी किसकी है, शेल की एनर्जी। ठीक है, अब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर रहा है तो उस पर ही डिपेंड है, उस एनर्जी पर डिपेंड है। मान लीजिए मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी दी, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने एनर्जी दी। ठीक, मान लीजिए मैंने इस यहाँ पर इसको 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, तो मेरे पास क्या बचा, देखिए 6 और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। इट मीन्स -4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसके पास आ गई। क्या -4.6 EV कहीं पर एनर्जी, शेल में एनर्जी दिखाई दे रही है? इट मीन्स ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को गेन नहीं करेगा, ये जहां पर है वहीं रहेगा। ओके, अब मान लीजिए मैंने सेकेंड एनर्जी इसको देती हूँ -13.6 EV को, मान लीजिए मैंने कितनी दी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देती हूँ, तो कितना बचेगा, 4 और 3, तो ये कितना गया, -3.4। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन 10.2 एनर्जी लेवल इसको गेन करके और अपनी शेल में से दूसरी शेल में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि -3.4 तो हमारे पास है। ओके, -3.4 हमारे पास है, तो इट मीन्स क्या है, तो ये मतलब एनर्जी लेवल फिक्स है। आप ये सोचें, जैसे आप खुद देखिए, अगर आप क्लास 6 में हैं, क्लास 6 को अगर पास कर जाएंगे तो बेटा ऑब्वियसली आप 7th क्लास में जाएंगे, 6.5 तो कोई क्लास ही नहीं होती। ओके, तो सेम आपका यहाँ पर बोर्ड्स ने क्या किया, शेल्स की एनर्जी को फिक्स कर दिया, और फिक्स करने पर उन्होंने क्या देखा, अगर हम इलेक्ट्रॉन को कोई भी एनर्जी अगर देना चाहें, तो अगर वो एनर्जी उस किसी शेल में है तो वो गेन करेगा, अदरवाइज उस एनर्जी को वो नहीं गेन करेगा। और जैसे ही उसने -3.4 एनर्जी आई, वो इस वाली शेल को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ओके, अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर 2 पर है, -3.4, अगर मैं इसको और एनर्जी देना चाहूँ, अगर इसकी एनर्जी -13.6 EV आ रही है प्लस माइनस करके, तो वो अपनी शेल को छोड़ के लोअर में आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन। ठीक है, अगर उसकी एनर्जी प्लस करने पर इतनी आ रही है, जो थर्ड शेल में जा रहा है, जो थर्ड शेल में हम एनर्जी निकालेंगे, अगर उतनी आ रही है तो वो एनर्जी को क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। तो इस तरीके से बोर्स ने अपने एनर्जी लेवल को बताया, और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रह सकता है जितनी उसकी एनर्जी है। अगर आप कोई भी एनर्जी देना चाहें तो इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी पर रिवॉल्व नहीं करेगा, उस शेल के अकॉर्डिंग एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देती हूँ तो -4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। इट मीन्स -4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारे पास कोई शेल नहीं है, तो इट मीन्स ये एनर्जी इसको ये गेन नहीं करेगा, वापस कर देगा, रिपेल कर देगा। ओके, अगर मैं इसको 10.2 दे रही हूँ तो मेरा सॉल्व करके -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इट मीन्स ये N1 से N2 में जाने के लिए कैपेबल है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और उस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करने लग जाएगा। ठीक है ना, यही इसका थर्ड में, यही फोर्थ में होता है। तो इस तरीके से बोर्ड्स ने अपने एनर्जी लेवल को और अपने स्पेक्ट्रम को बताया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी बताया, कि इसीलिए उनका मॉडल ये फेमस रहा। उन्होंने बस एक इसका ये रीज़न रहा कि इन्होंने जो स्टडी की केवल हाइड्रोजन एटम पे की, तो जो हाइड्रोजन एटम है, इट मीन्स जिसके पास 1 एटम होगा, उसी के लिए ये मॉडल, ये जो स्पेक्ट्रम है, उसी के लिए कैपेबल होगा। ओके, तो वहीं पर हम इसको वैलिड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अगर बोलूँ लिथियम Li पर, तो क्या Li पर ये, क्योंकि Z तो कितना आ गया, इसका 3 आ गया। अब अगर मैं बात करूँ लिथियम प्लस की, अब इसके पास कितना है, लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, तो अब आप लिथियम प्लस का तो निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं, लिथियम प्लस का निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स उसने 1 इलेक्ट्रॉन की स्टडी की, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके बेटा, तो आई होप ये आपको बोर मॉडल समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। ठीक है, थैंक यू।